ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये है आपका चैप्टर नंबर 21 जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रोटेक्टिव रिले। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का फ्यूज़ था भाई जो कि चैप्टर नंबर 20 था, तो फ्यूज़ को तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम लोग को प्रोटेक्टिव रिले पढ़ना है और प्रोटेक्टिव रिले में भी आपको यहाँ पे 3 से 4 लेक्चर मिलेंगे। और आज का जो सेशन होगा भाई ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले को कवर कर लेंगे। ओके, इसमें जैसे इंडक्शन टाइप ये सब टाइप्स है भाई, ठीक ना, कितने टाइप्स के रिले हैं अवेलेबल मार्केट में। तो फर्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज के सेशन में, प्लस आपका इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और रिले को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे भाई थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। जब हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर पढ़ा था भाई, तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था, है ना, ये वाला डायग्राम समझाया था भाई। जैसे ये हम लोग का बस बार है। अब सीधी सी बात है, बस बार के पीछे कोई ना कोई सोर्स लगा हुआ भाई, मान लेते जनरेटर है, और इस बस बार से हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन फिर आप कह सकते हैं फीडर एक तरीके से गया हुआ है। और अभी अगर हम लोग हेल्दी कंडीशन मान के चले कि भाई बिल्कुल हेल्दी कंडीशन है, तो ये जो प्लंजर है ना, ये प्लंजर मतलब क्या, सर्किट ब्रेकर का मूविंग कॉन्टैक्ट है भाई। ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो ये दोनों क्लोज होंगे भाई, है ना। और ये पावर को एक तरीके से आगे भेज रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अचानक से अगर फॉल्ट आ गया, तो अचानक से फॉल्ट है इसमें तो क्या, इसके अंदर जो करंट बह रहा होगा पहले के मुकाबले तो बढ़ गया होगा। और अगर करंट बढ़ गया भाई, अब मान लेते इसमें फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो आप देखिए कि भाई यहाँ पे सीटी लगा हुआ, सीटी मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर भाई, और सीटी हो गया या फिर कहिए पीटी हो गया, यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हो गया, या फिर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर भी बोलते हैं हम लोग भाई। ये सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर ही है, ओके। और इनका यूज भाई हम लोग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में भी यूज करते हैं और प्रोटेक्शन में भी यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में सीटी और पीटी का रेंज एक्सटेंशन में यूज किया जाता है। वही अगर हम लोग प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भाई ये सीटी का काम क्या है कि भाई इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ये सिंगल टर्न का होता है। सिंगल टर्न का मतलब क्या, जो करंट आपके इस ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो हो रहा है वही आपके सीटी के प्राइमरी में भी होगा, ओके। यानी इधर जो है सिंगल टर्न है, लेकिन आप इधर देखिए सेकेंडरी साइड पे भाई आपका मल्टीपल टर्न्स है, यानी जहां पे भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है उसको हम लोग हाई वोल्टेज बोलते हैं, यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है भाई मेरा। और क्योंकि इधर वोल्टेज ज्यादा होगा, यानी जिस रेशियो से आपका वोल्टेज हाई होगा उसी रेशियो से क्या हो जाए, करंट आपका कम हो जाता है। यानी जिधर हाई वोल्टेज उधर मेरा करंट लो होता है भाई। क्लियर हुआ? इतना तो आपको पता होगा बेसिक चीज। तो अभी आप देखिए कि भाई जैसे यहाँ पे फॉल्ट आएगा, तो फॉल्ट आने से करंट बढ़ गया, है ना, प्राइमरी का करंट बढ़ गया, प्राइमरी का करंट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है सेकेंडरी साइड का भी करंट बढ़ेगा उसी हिसाब से। और जैसे ये करंट बढ़ेगा तो भाई ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा कॉइल, है ना। और आप देख रहे हैं इस कॉइल के अंदर ये प्लंजर डला हुआ है लोहे का, तो भाई जैसे ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इस प्लंजर को क्या कर लेगा, खींच लेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है भाई वो हमेशा लो रिलेक्टेंस पाथ फॉलो करता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमेशा क्लोज पाथ फॉलो करता है, क्लोज पाथ, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या कहेगा, इसी तरीके से, यानी इसी लोहे के प्लंजर से होकर गुजरने की कोशिश करेगा इस तरीके से, समझा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो भाई अपना पाथ छोटा करने के लिए क्या कर ले, इसको खींच लेगा नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका चिपक जाएगा, ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा भाई, ओके। ये कॉन्टैक्ट ऐसे क्लोज हो गया। आप जैसे ही क्लोज हो गया, आप देख रहे हैं बैटरी लगा हुआ है, यानी पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका करंट फ्लो हो जाएगा, यानी ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो भाई यहाँ पे जो प्लंजर है ना, सर्किट ब्रेकर का जो प्लंजर है, ये क्या कर लेगा, इसको इधर तरफ खींच लेगा, और जैसे ही खींचेगा ये कॉन्टैक्ट मेरा ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए जो इस तरीके से ब्लैक कलर के बॉक्स में डाला गया भाई, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिले बोल रहे हैं। क्योंकि भाई ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो करंट बढ़ा भाई, नॉर्मल से जब आपका करंट बढ़ा अचानक से क्योंकि फॉल्ट आ गया ना, तो उस बढ़े हुए करंट को क्या कर लिया, इसने सेंस कर लिया, और उसी हिसाब से इसने प्लंजर को खींच दिया नीचे। और प्लंजर खींचने क्या हो गया, ये ट्रिप कॉइल एक तरीके से एनर्जाइज्ड हो गया, यानी इसके अंदर भाई पावर आ गया, फिर बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो यहां से फिर मेरा सर्किट एक तरीके से, है ना, सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है भाई वो एक तरीके से ओपन हो गया है। क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये मेरा रिले है। रिले का कुछ नहीं मतलब होता भाई सेंसर, आप बोल सकते हैं, सेंस करता है एक तरीके से। रिले कुछ नहीं, इसका दूसरा नाम है सेंसर, सेंस करना। तो अभी हम लोग भाई इसी सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे पढ़ेंगे, और अभी हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, इन अ पावर सिस्टम,
ठीक है। पावर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ जनरेटर, यानी इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हुए ना, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं भाई, ये जनरेटर हो गया, फिर आपका बस बार हो गया, फिर यहाँ से आपका मान लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा भाई, फिर यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन हो गया, है ना। फिर आगे जा करके फिर आपका यहाँ पे बहुत सारे लोड लगे हुए होंगे, या फिर यहाँ पे हम लोग फिर स्टेप डाउन करके फिर आगे भेज रहे हैं पावर को, है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है भाई कि पावर सिस्टम पूरा क्या है, वायर से कनेक्टेड है। अब वायर से कनेक्टेड भाई, तो कभी ना कभी इसके अंदर क्या होगा, फॉल्ट आएगा ही आएगा, है ना। फिर चाहे जल्दी आए या फिर कहिए कुछ देर के बाद आए, लेकिन भाई ये गारंटी है कि इसके अंदर फॉल्ट आएगा ही आएगा, है ना। कभी ना कभी इसमें फेलियर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये व्हेन अ फेलियर अकर्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम मतलब ये पूरा का पूरा पावर सिस्टम, ठीक ना भाई। अब यानी जनरेटर के पास हो सकता है फॉल्ट, आपके ट्रांसमिशन लाइन में हो सकता है, फिर या फिर इधर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो सकता है ना, कहीं पे भी फॉल्ट आ सकता है भाई। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भी हम लोग का फॉल्ट आ रहा है इसको हम लोग जल्दी से जल्दी क्या करें, डिटेक्ट करें। सबसे पहले तो भाई फॉल्ट को क्लियर करने से पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा ना भाई कि कहाँ पे फॉल्ट आया है ना, प्रॉब्लम कहाँ पे एक तरीके से आ रहा है। तो पहले तो हम लोग को डिटेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोगों ने डिटेक्ट किया तो सीधी सी बात है फिर इसको यानी इस फॉल्टी पार्ट को हम लोग को अपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, देयर आर टू प्रिंसिपल रीजन फॉर इट। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हम लोग को, जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके जल्दी जल्दी इसको क्लियर क्यों करना है, क्योंकि भाई हम लोगों ने ऑलरेडी सर्किट ब्रेकर के अंदर ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ा है, डीसी ट्रांजिएंट भी और एसी ट्रांजिएंट भी। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि फॉल्ट करंट जो है भाई, फॉल्ट करंट जो है रेटेड करंट का क्या होता है, 50 से 60 गुना अधिक होता है। क्लियर हुआ, है ना। रेटेड करंट का ये जो फॉल्ट करंट है काफी मतलब 50 to 100 टाइम्स अधिक होता है भाई। तो अगर इतना लार्ज करंट आपके सिस्टम में फ्लो होता रह जाएगा, अब मान लेते 2 सेकंड के लिए ही फ्लो हुआ है, फिर 3 सेकंड के लिए ही फ्लो हुआ, तो सीधी सी बात है भाई आगे जो भी लोड लगे होंगे उसको डैमेज कर देगा ना, तुरंत आपका वो बर्न आउट हो जाएगा। या फिर कहिए जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर कहिए आपका जो जनरेटर के अंदर वाइंडिंग है, वो सब भी तो एक तरीके से डैमेज होगा ना, समझ गए। क्योंकि उतना हैवी करंट कहां से आ रहा है, जनरेटर के वाइंडिंग से ही तो होकर के आ रहा है। क्लियर हुआ। जनरेटर के अंदर में जो वाइंडिंग आपने प्लेस किया हो भाई 3 फेज का 120 के फेज शिफ्ट पे, तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ थिकनेस होगा ना वाइंडिंग के वायर का। तो जो भी आपका वायर का ये वाइंडिंग का जो थिकनेस है भाई, अब मान लेते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 एम्पीयर का करंट ही फ्लो कर सकते हैं हेल्दी, है ना। 20 एम्पीयर से ज्यादा करेंगे तो भाई सीधी सी बात है इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और हीटिंग होने से क्या होगा, इसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा होता है वो एक तरीके से मेल्ट हो जाएगा, और वहां पे फिर प्लेन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी आपका जनरेटर के अंदर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे कॉइल बर्न आउट हो जाएंगे भाई। क्लियर हुआ। क्योंकि रेटेड करंट अगर 20 एम्पीयर है तो सीधी सी बात भाई जो फॉल्ट करंट होगा वो 100 एम्पीयर होगा, 200 एम्पीयर होगा, 300 एम्पीयर होगा, है ना। यानी रेटेड से बहुत ज्यादा हैवी करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम लोग को फॉल्ट को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जितना जल्दी आप एक तरीके से क्लियर कर सकते हैं उतना ज्यादा हम लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वही बोल रहा है देयर आर 2 प्रिंसिपल रीजन फॉर इट, क्यों इतना जल्दी डिटेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना क्यों हम लोग के लिए जरूरी है। तो बोलता है इफ द फॉल्ट इज नॉट क्लियर्ड क्विकली इट मे कॉज अननेसेसरी इंटरप्शन एंड सर्विस टू द कस्टमर। सबसे पहले तो भाई ये समझिए इंटरप्शन देखने को मिलेगा, है ना, कहीं पे भी भाई मान लो फॉल्ट कारण कुछ डैमेज हो गया, है ना। दूसरा सेकेंडली रैपिड डिस्कनेक्शन ऑफ फॉल्टेड apparatus limit the amount of damage to it and prevent the effect of fault from spreading into the system। कहने मतलब क्या है, सबसे पहले तो भाई अगर आपने फॉल्ट को जल्दी जल्दी क्लियर कर दिया तो और जो डैमेज होने वाला होता है ना, यानी और जो डैमेज होते भाई वो एक तरीके डैमेज होने से बच जाएगा। और एक जगह अगर फॉल्ट आ रखा है ना, उस फॉल्ट को अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है भाई और जो अदर पार्ट है ना सिस्टम का उसमें भी एक तरीके से फॉल्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, यानी एक सिस्टम के कारण दूसरा सिस्टम भी एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग को इसको जल्दी जल्दी क्लियर आउट करना होता है। आगे बढ़ते हैं। द डिटेक्शन ऑफ अ फॉल्ट एंड डिस्कनेक्शन ऑफ अ फॉल्टी सेक्शन और apparatus कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग फ्यूज। फ्यूज मैंने आपको बताया था भाई, इसमें क्या है, सेंस भी करता है और अपने आप फिर ये उस पार्ट को डिस्कनेक्ट भी कर देता है ना। लेकिन वही अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर को यूज कर रहे हैं भाई, तो सर्किट ब्रेकर को यूज करने के साथ साथ आपको रिले भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रिले ही सेंस करेगा ना। तो वही लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको डिटेक्ट करना है फॉल्ट को और फिर डिस्कनेक्ट भी करना है फॉल्टी सेक्शन को, तो उसके लिए आपको रिले चाहिए, है ना। और रिले के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कंजक्शन का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है ना भाई, आपको सर्किट ब्रेकर भी लगाना पड़ेगा। अब बोलते हैं फ्यूज परफॉर्म बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन ऑटोमेटिकली, बट
इट्स यूज इज लिमिटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लो वोल्टेज सर्किट ऑनली, यानी फ्यूज को हम लोग लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। वही अगर हम लोग हाई वोल्टेज सर्किट पे काम करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग को फिर रिले यूज करना पड़ेगा, और रिले के साथ साथ आपको सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ेगा टू सर्व द डिजायर्ड फंक्शन। डिजायर्ड फंक्शन क्या है कि भाई हम लोग को डिटेक्ट भी करना है और फिर फॉल्टी सेक्शन को यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी करना है। क्लियर हुआ? द रिले डिटेक्ट द फॉल्ट एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन टू द सर्किट ब्रेकर विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द सर्किट इंटरप्शन। रिले आपका सेंस करेगा फॉल्ट को, उसके बाद फिर वो सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को, सर्किट ब्रेकर को भाई फिर एक तरीके से ओपन होना पड़ेगा। ओके ना, तो ये सब तो भाई हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। तो ये इंट्रोडक्शन था भाई। तो ये यहाँ पे लिखा गया है भाई कि इस पूरे चैप्टर में, है ना, वी शैल फोकस आवर अटेंशन ऑन द वेरियस टाइप ऑफ रिले एंड देयर इंक्रीजिंग यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम। ठीक है, डे बाय डे हम लोग उसको यूज करते ही जा रहे हैं भाई, ज़्यादा ज़्यादा यूज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटेक्टिव रिले। तो क्या है प्रोटेक्टिव रिले? अ प्रोटेक्टिव रिले इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट एंड इनिशिएट द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट, या फिर आप कह सकते हैं डिफेक्टिव पार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या, पावर सिस्टम। तो भाई सिस्टम मेरा बहुत बड़ा है ना, जनरेटिंग स्टेशन से लेकर ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, है ना, तो अपने आप में काफी बड़ा है। क्लियर हुआ? तो कहीं पे भी फॉल्ट आ रहा है भाई, तो उस फॉल्टी पार्ट को ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लियर आउट करेंगे, ना कि पूरे पावर सिस्टम को ठप कर देंगे। ठीक है भाई, जिसका जो गलती है उसी को एक तरीके से पनिशमेंट मिलेगा। जहां पे जो फॉल्ट आ रहा है भाई, वही सेक्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो सेंस करने के लिए जरूरी है ना, हम लोग को रिले चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। द रिले डिटेक्ट द एबनॉर्मल कंडीशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय constantly measuring the electrical quantities which are different under normal and faulty conditions। सीधी सी बात है भाई। अब रिले को कैसे पता चलेगा भाई फॉल्ट आ चुका है? तो यहाँ पे हम लोग को 4 पैरामीटर पे फोकस करना होता है। या तो करंट का भाई, है ना, जैसे हम लोग पावर सिस्टम में जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इम्पिडेंस हो गया, और यहाँ पे फिर हम लोग को डायरेक्शन भी देखना पड़ता है कि पावर आपका इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, नहीं जनरेटर डिलीवर कर रहा है या फिर कहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर वाला? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन लिख देते हैं, डायरेक्शन। तो करंट में अगर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है तब आप कहेंगे भाई फॉल्ट आ चुका है। वोल्टेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, जैसे आप देखें कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है भाई, तो शॉर्ट सर्किट केस में क्या होता है, करंट मेरा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और जहां पे भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहां पे फिर वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। शॉर्ट सर्किट में आइडियल कंडीशन में वोल्टेज मेरा 0 हो जाता है, समझ रहे हैं? तो अब देखिए फॉल्टी सेक्शन में क्या हो गया कि भाई जो नॉर्मल केस में जो करंट मेरा बह रहा था उससे कई ज्यादा, है ना, रेटेड करंट से बहुत ज्यादा करंट बहेगा, और जो हम लोग का रेटेड वोल्टेज था उससे काफ़ी ज़्यादा कम वोल्टेज हो जाता है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट केस में। वही अगर हम लोग इम्पिडेंस की बात करें तो इम्पिडेंस भाई मेरा एक तरीके से, अब इम्पिडेंस कैसे चेंज हो जाता है, तो भाई देखिए ये मान लेते हैं हम लोग का इस तरीके का, या फिर हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, इधर ट्रांसमिशन लाइन दिखा दिया, फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, फिर इधर बस बार लगा के इधर हम लोगों ने डिफरेंट लोड लगा रखा भाई। ठीक है, इधर लोड है मेरा। अब जैसे मान लेते भाई हम लोग का सिर्फ और सिर्फ यहीं पे फॉल्ट आ गया, तो क्या हुआ, अब हम लोग का जो इंपिडेंस देखने को मिलेगा ये जनरेटर के चलते, फिर आपका ये ट्रांसमिशन लाइन के चलते, इस ट्रांसफार्मर के चलते, है ना। रिएक्टेंस डायग्राम हम लोगों ने बनाया था भाई ऑलरेडी, है ना, जब हम लोग फॉल्ट पढ़ रहे थे। तो भाई आपका इंपिडेंस कम हो गया ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात को? या फिर कहिए आप इंपिडेंस को आप रेशियो में भी दिखा सकते हैं, Z= क्या होता है, V/I। तो भाई आप देखिए कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, शॉर्ट सर्किट होता है, करंट मेरा बढ़ गया, वोल्टेज मेरा कम गया, तो सीधी सी बात है रेशियो चेंज हो जाएगा ना। रेशियो चेंज हो जाएगा मतलब इंपिडेंस भी मेरा चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? और कभी कभी फॉल्ट आने के कारण क्या होता है भाई कि आपका जो पावर का डायरेक्शन है, फिर जो करंट का डायरेक्शन है वो भी एक तरीके से चेंज हुआ था। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। तो ये फॉल्टी कंडीशन का मतलब भाई कि या तो आपके वोल्टेज में चेंज आ चुका है, करंट में चेंज आ चुका है, फिर इंपिडेंस में चेंज आ चुका है, या फिर डायरेक्शन में चेंज हो चुका है, फिर आप फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया। तो ये हम लोग का क्या है, पूरा का पूरा फॉल्ट का कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ठीक है, विच में चेंज अंडर फॉल्ट कंडीशन आर, यहाँ पे लिखा गया ना, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट चेंज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, फेज एंगल चेंज हो सकता है थ्रू द चेंजेस इन वन और मोर ऑफ द क्वांटिटीज। अब एक जरूर नहीं कि भाई एक ही चेंज हो, जैसे शॉर्ट सर्किट में हम लोग का करंट बढ़ गया तो भाई करंट के बढ़ने के साथ वोल्टेज भी तो कम हो गया ना। नहीं, इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट सर्किट केस में दोनों एक तरीके से चेंज हो जा रहा है, और दोनों का अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पे देखिए V/I यानी इंपिडेंस भी मेरा चेंज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं भाई कि कहीं पे फॉल्ट आ रहा है तो एक ही चीज जो है आपका चेंज हो, है ना, मल्टीपल चीजें चेंज हो सकते हैं। द फॉल्ट सिग्नल देयर प्रेजेंस
है ना। इससे हम लोग को पता चलता है भाई फॉल्ट आ चुका है। और फिर हम लोग को टाइप एंड लोकेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिले, हैविंग डिटेक्टेड द फॉल्ट, यानी रिले के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करते हैं, द रिले ऑपरेट टू क्लोज द ट्रिप सर्किट। ट्रिप सर्किट क्या था, ये वाला भाई, ये देख रहे हैं ना। जैसे हम लोग का भाई रिले को कैसे पता चलेगा, क्योंकि रिले भाई यहाँ पे पहले के मुकाबले ज्यादा करंट आ गया ना इसके पास, और ज्यादा करंट आ गया मतलब क्या, ये भाई आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस प्लंजर को खींच लेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और जैसे ही खींचेगा तो भाई ये ट्रिप कॉइल क्या हो गया, एक तरीके से एनर्जाइज्ड हो गया, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से फिर हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता। तो यही सेम चीज भाई, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया ना, ये सब आपका लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा डायग्राम यहाँ पे समझाया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, यानी अब हम लोग जो भी रिले बनाएंगे भाई उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए क्या है कि भाई इसका सेलेक्टिविटी हाई होना चाहिए। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि भाई जहां पे फॉल्ट आ रहा है उसी वाले फॉल्ट को डिटेक्ट करे और उसी पार्ट को फिर वो डिस्कनेक्ट करे। क्लियर हुआ। रिले का काम है सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट को भाई डिटेक्ट करना, बाकी इंटरप्ट करना या फिर डिस्कनेक्ट करना किसका काम है, ये सर्किट ब्रेकर का काम होता है भाई, ठीक है। ये मेरा ट्रांसफार्मर हो गया भाई, इसको T1 मान लेते हैं, मेरा जनरेटर हो गया G1, ये मेरा बस बार हो गया, इधर से मेरा ट्रांसमिशन लाइन हो गया, इधर फिर हम लोग स्टेप डाउन लगा देते हैं और फिर इधर बस बार लगा देते हैं, और इधर हम लोग का फिर डिफरेंट लोड लगा हुआ है। तो भाई आप समझिए कि अगर इस सेक्शन में फॉल्ट आया, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई मोटर लगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, यहाँ पे फॉल्ट आया, तो अगर इस सेक्शन में फॉल्ट हुआ है भाई, तो सर्किट ब्रेकर या फिर कोई रिले इस तरीके से डिजाइन करेंगे, यानी इसका सेलेक्टिविटी हाई होना चाहिए, मतलब ये इतना कैपेबल होना चाहिए कि भाई उसी सेक्शन में, यानी जिस सेक्शन में फॉल्ट आएगा उसी को एक तरीके से सेलेक्ट करेगा और उसी सर्किट ब्रेकर को एक तरीके से ट्रिप करवाएगा या फिर ये इसका कॉन्टेक्ट जो है ओपन करवाएगा। क्लियर हुआ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फॉल्ट यहाँ पे आया और यहाँ वाला सर्किट ब्रेकर एक तरीके से ओपन हो जा रहा है, या फिर कहीं यहाँ वाला सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाना चाहिए, नहीं भाई, ठीक है। सेलेक्टिविटी का मतलब समझिए कि जहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, जहाँ पे भी अनहेल्दी कंडीशन आ रहा है, एब्नॉर्मल कंडीशन आ रहा है, वही वाला एक तरीके से सर्किट ब्रेकर आपका ऑपरेट होना चाहिए। तो सेलेक्टिविटी होना चाहिए, हो गया। स्पीड, भाई सीधी सी बात है, हम लोग को पता है कि जब भी फॉल्ट आएगा, खासकर शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ज़्यादातर तो शॉर्ट सर्किट ही होता है ना, तो शॉर्ट सर्किट में आप देख रहे भाई कि करंट मेरा काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है ना, खासकर सब ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट पीरियड में, सॉरी सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट पीरियड में। तो भाई इतना लार्ज करंट को भाई हम लोग कभी भी अपने सिस्टम में ज़्यादा देर तक फ्लो होने देना नहीं चाहेंगे ना, हम लोग चाहेंगे जल्दी जल्दी ये करंट क्या हो जाए, एक तरीके से खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो रिले है और जो रिले के साथ जो आपका सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन है भाई, ये दोनों काफ़ी फास्ट होना चाहिए, यानी जो रिले सेंस करेगा भाई वो सेंसिंग काफ़ी फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और फास्ट का मतलब क्या, इनका स्पीड काफ़ी हाई होना चाहिए भाई, तभी तो जल्दी से जल्दी एक तरीके से उस हैवी करंट को ये डिस्कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिए। आगे है आपका सेंसिटिविटी, ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं भाई। सेलेक्टिविटी देखिए क्या लिखा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम टू सेलेक्ट करेक्टिवली, ठीक ना, है ना, करेक्टली दैट पार्ट ऑफ द सिस्टम इन ट्रबल, यानी किस पार्ट में एक तरीके से भाई आपका फॉल्ट आ रखा है, फिर किस पार्ट में आपका ट्रबल देखने को मिल रहा है, एंड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अभी जस्ट समझाए, जहां पे फॉल्ट आ रहा है उसी वाले फॉल्ट को ये सेंस करना चाहिए और वहीं के सर्किट ब्रेकर को ये ओपन करना चाहिए भाई, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, अ वेल डिजाइन एंड एफिशिएंट रिले सिस्टम शुड बी सेलेक्टिव, दैट इज इट शुड बी एबल टू डिटेक्ट पॉइंट एट विच द फॉल्ट अकर, है ना, उस पॉइंट को ये डिटेक्ट करेगा, फिर सेंस करेगा जहां पे फॉल्ट आ रखा है, एंड कॉज द ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, और फिर ये उसी के आसपास वाले सर्किट ब्रेकर को ये ओपन करेगा, है ना, लिखा है ना, वही सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए जो सबसे नजदीक है भाई, क्लोजेस्ट है उसी को, ओके। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ओपन, यानी स्पीड भी अच्छा खासा होना चाहिए ताकि हम लोग का मिनिमम से मिनिमम यानी कम से कम डैमेज हो सिस्टम में। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रेफरिंग टू द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ portion of a typical power system shown in the figure। अभी फिगर पे आता है, it may be seen that the circuit breaker are located in the connection to each other power system element in order to make it possible to disconnect only faulty section। Thus if a fault occur at a bus bar on the last zone, देखिए इस वाले डायग्राम पे आते हैं हम लोग, ये डायग्राम दिखाया गया ना, देखिए भाई 21.2 का, तो
ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट भाई, यहाँ पढ़ते हैं ना, इट इज पॉसिबल टू डिस्कनेक्ट only the faulty section. Thus, if a fault occur at a bus bar on the last zone, then only breaker nearest to the fault, ठीक है, 10, 11, 12, 13 should open. अब आते हैं कहाँ पे, देखिए ये आपका एकदम लास्ट है ना, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, ये सर्किट ब्रेकर लगे हो भाई, ठीक है, ये भी ब्रेकर है, ये भी ब्रेकर, ये भी। तो अगर इधर कहीं पे फॉल्ट होता है भाई, ठीक है, इधर कहीं पे फॉल्ट होता है तो सीधी सी बात है इधर ही के आसपास वाले सर्किट ब्रेकर को ओपन करना पड़ेगा, यानी इधर कहीं फॉल्ट आता है तो भाई सीधी सी बात है ये वाला ओपन होगा, ठीक है। अगर आपका इधर फॉल्ट आ रहा है तो ये वाला ओपन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई इधर फॉल्ट आ गया और इधर के सर्किट ब्रेकर एक तरीके से ओपन हो रहा है। और ये हम लोग क्या है, पूरा का पूरा पावर सिस्टम जो है भाई प्रोटेक्शन जोन दिखा है, जोन वाइज हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ, देखिए, और ये ओवरलैप किया जाता है भाई। ओवरलैप इसलिए करते हैं, देखिए ये हम लोग का पूरा जनरेटर हो गया भाई, ओके, ये बस बार से पहले एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और एक बस बार के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये मेरा जनरेटर का प्रोटेक्शन जोन हो गया। उसके बाद देखिए ये मेरा दूसरे जनरेटर का प्रोटेक्शन जोन हो गया, लिखा ना जनरेटर प्रोटेक्शन, और दो जनरेटर यहाँ पे पैरेलल लगे हुए, बस बार है, बस बार से आगे क्या है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये भी सेम ही है, तो यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन है ये किसका प्रोटेक्शन हो गया हम लोग का, प्रोटेक्शन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखिए बस बार है, तो बस बार को भी हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो क्योंकि भाई जनरेटर से जस्ट जो आपका वोल्टेज आ रहा है इधर 11 kV होगा ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है 11 kV को भाई 132 kV में बना रहा होगा, इमेजिन कीजिए से, यानी इधर तक क्या है, इधर लो वोल्टेज है मेरा, और ट्रांसफार्मर के उस साइड में क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। तो ये जो है मेरा, इसको हम लोग बोलेंगे लो वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन, ओके। अब ट्रांसफार्मर के साइड में आ जाए भाई, तो ट्रांसफार्मर के साइड में आएंगे तो क्या हो जाए, हाई वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन। तो इसके लिए हम लोग देखें यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से है ना, डिफरेंट हम लोग प्रोटेक्शन जोन दिखाते हैं भाई, ओके ना। हर एक जोन के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अलग अलग रिले और सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। तो इधर ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो गया, इधर आपका बस बार का प्रोटेक्शन हो गया, इधर जनरेटर का प्रोटेक्शन हो गया, और इधर आपका हाई वोल्टेज ये जो बस बार है भाई, ठीक है ना, यहाँ से बस बार जा रहा है ना, तो हाई वोल्टेज बस बार का एक तरीके से प्रोटेक्शन हो गया। अब आते आगे, ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से देखिए, ये ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ये पूरा ट्रांसमिशन लाइन है भाई, तो ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन हो गया, ऊपर में भी आपका ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन हो गया। उसके बाद आते हैं इधर फिर हम लोग हाई वोल्टेज स्विच गियर, यानी यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर भी दिखा सकते थे भाई स्टेप डाउन करके, है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट इसने बस बार लगा करके फिर आगे दिखा दिया। तो ये हम लोग का डिफरेंट जोन है भाई, ओके। अब देखिए अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो हर एक जोन क्या किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है। ओवरलैप कहना मतलब क्या है, जो जनरेटर का प्रोटेक्शन जोन है भाई, उसका आप देखिए जनरेटर का कुछ हिस्सा जो है आपका ये लो वोल्टेज स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर भी आ रहा है, देख रहे हैं ना। उसी तरीके से ट्रांसफार्मर का जो प्रोटेक्शन है ये आप देखिए कि भाई इस वाले प्रोटेक्शन में आ रहा है। तो यानी यहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग इसलिए करते हैं भाई, जैसे हम लोगों ने एक प्राइमरी और बैकअप का कॉन्सेप्ट देखा था ना, कि भाई अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन जो है आपका फेल हो जाता है तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, बैकअप यूज करते हैं भाई। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग करने का यही मतलब है कि भाई अगर मान लेते हैं इस सर्किट ब्रेकर को एक तरीके से फॉल्ट को क्लियर करना था, लेकिन ये अगर नहीं करता है भाई, है ना, ये फेल हो जाता है, तो सीधी सी बात है फिर ये वाला करेगा, क्लियर हुआ। तो ओवरलैपिंग करने से क्या होता है कि हम लोग का भाई यहाँ पे मतलब अच्छा खासा सिक्योरिटी मिल जाता है भाई, ठीक है ना, ये पूरा सिस्टम हम लोग का सिक्योर हो चुका है। अगर आप ओवरलैपिंग नहीं करते, मान लेते ये वाला नहीं होता भाई, ये वाला मान लेते नहीं होता, है ना, इसको आप इमेजिन कीजिए है नहीं, तो सीधी सी बात है भाई कि अगर बीच में जैसे इधर कोई फॉल्ट आता ठीक है संभल जाता, इधर कोई आता ठीक है, लेकिन इधर जो आएगा ना इधर वाला, तो इसको आप कहाँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाइएगा, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग का पूरा पावर सिस्टम क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है भाई। और यहाँ पे हम लोग जोन डिवाइड करके, जोन का मतलब क्या है कि भाई सिर्फ और सिर्फ इतने ही जोन तक का क्या है, ये सर्किट ब्रेकर ये सर्किट ब्रेकर एक तरीके से दिया हुआ ड्यूटी इनका, ठीक है। इतने जोन में अगर आएगा तो भाई ये दोनों एक तरीके से संभालेंगे। अगर इधर कहीं पे फॉल्ट आता है तो भाई ये दोनों सर्किट ब्रेकर और रिले जो कॉम्बिनेशन डाल रखा है ये दोनों संभालेंगे, ठीक है। तो सबका अलग अलग ड्यूटी दिया हुआ रहता है। जैसे आप देखिए भाई कोई भी अगर आपका बहुत बड़ा स्टेट है ना, तो बहुत बड़ा स्टेट होने के कारण, जैसे यूपी है भाई, तो यूपी से आपका डिवाइड हो गया ना उत्तराखंड, तो ऐसा क्यों करते हैं भाई, है ना, कोई भी बड़ा स्टेट है तो उसको हम लोग क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि भाई उतने बड़े स्टेट को
अगर आप एक तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं, फिर कहिए उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट लेकर के आना चाहते हैं भाई, तो सीधी सी बात है आपको उतने ही ज़्यादा पुलिस स्टेशन बनाने पड़ेंगे, है ना, क्राइम ये सब रोकने के लिए। तो उससे बेटर है भाई कि उस स्टेट को क्या कर दीजिए, आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक नया स्टेट बना दीजिए, है ना। और उसी तरीके से फिर अब देखिए स्टेट के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब आज की डेट में क्या हो रहा है भाई कि नए नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं हर एक स्टेट में। तो डिस्ट्रिक्ट बनाने से क्या होता है भाई, जो एकदम साइड वाला जो एरिया है ना, उस साइड वाले एरिया को अगर आपने नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया भाई, तो सीधी सी बात है वहां पे फिर आपका पूरा पूरा पुलिस स्टेशन सिस्टम होगा, स्कूल होगा, है ना, कॉलेज होंगे, उसी हिसाब से फिर डेवलपमेंट बढ़ जाता है भाई। ठीक है, तो जोन वाइज बांटने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने इतने दूरी के लिए भाई इसको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल बना दिया भाई, इधर कहीं भी फॉल्ट आएगा तो तुम्हारा ये ड्यूटी है। ठीक है ना, सबका एक तरीके से यहाँ पे अलग अलग ड्यूटी बांट रखा है, यानी पूरा ग्रुपिंग किया हो भाई। ओके, जैसे टीम वर्क होता है ना कि भाई अगर 5 मेंबर का टीम है तो उनको अगर कोई काम दिया गया है तो भाई आपको, आप ही लोग हैं इसके रिस्पॉन्सिबल, आप ही को एक तरीके से इस काम को करना है। ठीक है, तो उस तरीके से आपका यहाँ पे जोन डिवाइड किया हुआ रहता है। क्लियर हुआ? तो सेलेक्टिविटी आपको समझ में आ गया भाई कि सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई जिस जोन में आपका फॉल्ट आएगा उसी जोन के सर्किट ब्रेकर को एक तरीके से उस फॉल्ट को क्लियर आउट करना है। तो उस फॉल्ट को क्लियर करना इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो भाई ये देखना है ना कि भाई जहां पे फॉल्ट आ रहा है उस फॉल्ट को ये पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं सेलेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये सेलेक्टिविटी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेलेक्टिविटी टू द सिस्टम इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू डिवाइड द एंटायर सिस्टम इनटू सेवरल प्रोटेक्शन जोन। अभी जस्ट ये अलग जोन है, ये अलग जोन है, ये अलग जोन है, ये अलग जोन है ना। जैसे पुलिस स्टेशन होता है ना भाई, पुलिस स्टेशन में क्या है कि भाई आपके एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वो आपके एरिया वाले केस को ही हैंडल करेगा। ठीक है, कोई अदर एरिया का अगर आप केस लेकर के आ रहे हैं अपने पुलिस स्टेशन में, तो भाई वो एक तरीके से हैंडल नहीं करेगा कभी भी। क्लियर हुआ ना? तो वही है कि भाई हर एक अलग अलग जोन का अलग अलग रेंज है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। आगे बढ़ते हैं, व्हेन अ फॉल्ट अकर इन अ गिवन जोन देन ओनली द सर्किट ब्रेकर विद इन द जोन, यानी उसी वाले जोन के अंदर जो सर्किट ब्रेकर है वही सिर्फ और सिर्फ ओपन होना चाहिए। दिस विल आइसोलेट ओनली द फॉल्टी सर्किट और apparatus लिविंग द हेल्दी सर्किट इंटैक्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ जहां पे फॉल्ट आ रहा है वही एक तरीके से ओपन होना चाहिए, बाकी जो हेल्दी है उसमें वही डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। द सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग प्रोटेक्शन जोन। जनरेटर जोन हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, लो टेंशन हो गया भाई, फिर आपका हाई टेंशन हो गया, फिर आपका इधर ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ओके, फिगर हम लोग ऑलरेडी समझ लिया है, तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, इट मे बी सीन इन फिगर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवरलैप, ओवरलैपिंग है बिटवीन द एडजेसेंट पोर्शन, बगल वाले पोर्शन के साथ या फिर बगल वाले जोन के साथ ओवरलैपिंग किया हो गया है ना। फॉर अ फेलियर विद इन द रीजन वेयर टू एडजेसेंट जोन ओवरलैप more breaker will open than the minimum necessary to disconnect the faulty section, but if there were no overlap a failure in the region between the zone would not lie in the either zone, है ना। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होता भाई, ओवरलैपिंग नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं फॉल्ट आ गया, बस बार पे ही फॉल्ट आ गया, तो सीधी सी बात है भाई ये क्या कहेगा कि भाई मेरे जोन के अंदर ही फॉल्ट नहीं आ रहा है, तो ये कभी भी सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होगा। और इधर अगर आप देखेंगे तो भाई ये भी कहेगा भाई मेरे अंदर मेरे वाले जोन में आ नहीं रहा है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट होगा तो भाई इसको कोई क्लियर करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे, समझे। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ओवरलैपिंग करना पड़ता है। ओवरलैपिंग करने से क्या होगा, यहाँ पे अगर फॉल्ट होगा तो यहाँ पे भाई एक से अधिक सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएंगे, हो सकता है ये भी ओपन हो जाए और ये भी ओपन हो जाए, या फिर ये भी ओपन हो जाए ये भी ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग का बेनिफिट होता है भाई। क्लियर हुआ? Therefore no breaker would be opened, क्योंकि भाई अगर आप ओवरलैप नहीं करेंगे उस केस में। For this reason a certain amount of overlap is provided between the adjacent zone, ठीक है। और यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ, the overlap is usually small and the probability of failure in this region is very low. Therefore opening of too many breaker will be quite infrequent. Infrequent मतलब जल्दी जल्दी, मतलब यहाँ पे भाई जल्दी फॉल्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी भाई हम लोग को 72 से 72 कंडीशन के लिए रेडी रहना ना। तो 72 से 72 कंडीशन मतलब क्या है भाई, यहाँ पे फॉल्ट आ सकता है, यहाँ पे फॉल्ट आ सकता है, इसका मतलब क्या है भाई फिर हम लोग यहाँ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो ओवरलैपिंग करना जरूरी है। अब हम आते हैं स्पीड पे भाई, तो लिखा है द रिले सिस्टम शुड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन as fast as possible for the following reason। पहला है इलेक्ट्रिकल apparatus, जैसे हम लोग भाई अगर अपने घरों की बात करें तो फ्रिज चल रहा है, फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है ना, महंगे महंगे इक्विपमेंट लगे हो भाई अपने घरों में, तो ये इलेक्ट्रिकल apparatus में भी डैमेज्ड अगर जल्दी जल्दी डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे फॉल्ट को, तो इफ दे आर मेड टू कैरी द फॉल्ट करंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी क्लियर आउट करना है फॉल्ट को। अ फेलियर ऑन द सिस्टम
यानी कहीं पे फेलियर आता है, यानी कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, लीड टू ग्रेट रिडक्शन इन द सिस्टम वोल्टेज। हम लोग को पता है भाई जहां पे भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट होते क्या, वोल्टेज भाई मेरा एक तरीके से ड्रॉप हो जाता है ना, फिर ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाता है। इफ द फॉल्टी सेक्शन इज नॉट डिस्कनेक्टेड क्विकली, अगर आप फॉल्ट को क्लियर नहीं करेंगे जल्दी, देन द लो वोल्टेज क्रिएटेड बाय द फॉल्ट में शट डाउन कंज्यूमर्स मोटर। अब घरों में मोटर लगे हुए भाई, जनरेटर लगा हुआ है ना। सबसे पहले देखिए जो घर में आप एपरेटस चला रहे हैं भाई, वहां पे वोल्टेज आएगा नहीं, सीधी बात है सारा शट डाउन हो जाएगा। दूसरा आपका जो जनरेटर है भाई, यानी जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर है ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपने देखा है कि भाई शॉर्ट सर्किट कंडीशन भाई आपका जनरेटर के अंदर प्योर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट हो रहा था, प्योर डीमैग्नेटाइजेशन है ना। और प्योर डीमैग्नेटाइजेशन के साथ साथ हम लोगों ने देखा था भाई कि हम लोग का जो सर्किट डायग्राम बन रहा था वो प्योर रिएक्टिव बन रहा था, प्योर रिएक्टिव। यहाँ पे मान लो फॉल्ट आ गया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर का डिमांड हो रहा है ना, क्योंकि भाई इसमें कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, एक्टिव पावर का तो डिमांड हो ही नहीं रहा। लेकिन आप सोचिए भाई ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर के शाफ्ट को हम लोगों ने टरबाइन से कनेक्ट किया हुआ, टरबाइन को भी मान लेते हैं पानी अभी भी गिर रहा है, या मान लेते स्टीम अभी भी आ रहा है इधर से, है ना। इसका मतलब क्या है, ये जनरेटर का शाफ्ट अभी भी घूम रहा होगा, यानी एक्टिव पावर तो अभी भी यहाँ पे आ रहा है ना। लेकिन भाई इधर कोई भी एक्टिव पावर कंज्यूम करने के लिए कोई है ही नहीं, लोड ही नहीं भाई एक्टिव पावर को कंज्यूम करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा एक्टिव पावर जो इधर आ रहा है जनरेटर के शाफ्ट के ऊपर, वो क्या कर देगा, इसके स्पीड को बहुत ज्यादा लार्ज कर देगा भाई, स्पीड बढ़ा देगा। क्योंकि हम लोगों को पता है कि भाई एक होता है इलेक्ट्रिकल टॉर्क, एक होता है मैकेनिकल टॉर्क, ठीक है। तो जनरेटर के इसमें क्या है, मैकेनिकल टॉर्क माइनस इलेक्ट्रिकल टॉर्क, समझ में आया। और ये होता है हम लोग का स्पीड पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग टोटल टॉर्क कर लेते हैं, ठीक है, टोटल टॉर्क इक्वल टू, तो भाई आप देखिए इलेक्ट्रिकल टॉर्क मतलब क्या, जो एक्टिव पावर है ना, एक्टिव पावर तो है नहीं भाई, तो सीधी बात है पे इलेक्ट्रिकल टॉर्क बनेगा नहीं, यानी मतलब समझ मैकेनिकल टॉर्क मेरा काफी लार्ज होगा, तो ये स्पीड को बढ़ा देता है भाई। स्पीड बढ़ गया मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। और आप ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड अगर आपका बढ़ गया भाई और धीरे धीरे आपका स्पीड और बढ़ते चला जाएगा, तो यहाँ पे मैकेनिकल अनस्टेबिलिटी के कारण क्या हो जाएगा, फिर कहिए आपका इनर्शिया के कारण क्या हो जाएगा भाई, या फिर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं भाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, आपका जो वाइंडिंग रोटर के ऊपर लपेट के रखा हुआ हम लोगों ने, सारा का सारा उखड़ गया, यानी टूट फूट जाएगा भाई। क्लियर हुआ। तो वही है कि भाई मेरा यहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, जनरेटर में अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, इधर कहीं भाई मॉस्किटो बैठा है कहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, द हाई स्पीड रिले सिस्टम डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ फॉल्ट इनटू अदर मोर सीवियर टाइप। सीधी सी बात है भाई, हम लोग जल्दी जल्दी अगर अपने फॉल्ट को डिस्कनेक्ट कर देंगे भाई, तो उस फॉल्ट के कारण और जो आपका फॉल्ट होने वाला होता है ना, उससे हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे। इसलिए हम लोग का स्पीड हाई होना चाहिए। अब हम आते हैं सेंसिटिविटी के ऊपर, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द रिले सिस्टम टू ऑपरेट विथ लो वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी। एक्चुएटिंग का मतलब होता है भाई उसको एक तरीके से एक्टिव करना। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि भाई जैसे देखिए, जैसे कुछ लोग होते हैं भाई कि थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, कहीं पे भी थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है भाई, तो उनको जल्दी से क्या होता है, सर्दी खांसी ये सब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या फिर कहिए आप अगर उसका मजाक भी कर रहे हैं तो भी वो बुरा मान ले रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो अगेन काफ़ी सेंसिटिव है। तो ये तो रियल लाइफ में हुआ सेंसिटिविटी का मतलब। अब हम लोग समझते हैं रिले के लिए, तो रिले के लिए भाई क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं भाई कि इसमें मान लेते हैं 5 एम्पीयर जब तक करंट बहेगा सेकेंडरी साइड में, तब तक भाई ये ट्रिप नहीं करेगा इसको, यानी 5 एम्पीयर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है भाई वो इनफ नहीं है इस प्लंजर को नीचे खींचने के लिए। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं 5 एम्पीयर से 0.001 एम्पीयर भी अगर करंट एक्स्ट्रा हुआ, तो इस केस में भाई ये प्लंजर को नीचे खींच दे रहा है। इसका मतलब क्या हो कि भाई ये स्मॉल यानी रेटेड करंट से थोड़ा सा भी अगर आपका करंट हाई हो जा रहा है ना, तो इस केस में इसको क्या कर दे रहा है भाई, नीचे खींच दे रहा है। इसका मतलब क्या, ये रिले काफी सेंसिटिव है भाई, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी यानी हल्के से एक्स्ट्रा करंट पे भी क्या हो जा रहा है, ऑपरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी भाई। यही चीज आपका यहाँ पे थ्योरी में लिखा गया है ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम टू सेलेक्ट करेक्टिवली दैट द पार्ट ऑफ, एक मिनट भाई, ये तो सेलेक्टिविटी है ना, सेलेक्टिविटी नहीं, हम लोग को सेंसिटिविटी समझना है। तो वही लिखा है,
इट इज द एबिलिटी ऑफ अ रिले टू ऑपरेट विथ लो वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी, यानी जितना कम से कम वैल्यू पे ये ऑपरेट हो जा रहा है, रिले एक तरीके से ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज कर दे रहा है भाई, है ना। आप कहेंगे भाई उस रिले का उतना ही ज्यादा हाई सेंसिटिविटी है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंसिटिविटी ऑफ अ रिले इज अ फंक्शन ऑफ द वोल्ट एम्पियर, मतलब पावर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, कितना पावर, क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी खींच रहा है ना, तो इसको खींच रहा है, इसका मतलब क्या भाई, फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ना भाई। वर्क डन का मतलब क्या, सीधी सी बात है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल भाई, यानी यहाँ पे एनर्जी लग रहा है भाई, और एनर्जी कहाँ से आता है, पावर इनटू टाइम करेंगे तभी तो एनर्जी बनेगा ना, क्लियर हुआ। तो वही है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो ये भाई हल्का सा भी अगर आपका वोल्ट एम्पियर है ना इनपुट, मतलब थोड़ा सा भी देने से अगर आपका भाई रिले एक तरीके से एक्टिव हो जा रहा है, तो ये द स्मॉलर द वोल्ट एम्पियर इनपुट रिक्वायर्ड टू कॉज रिले ऑपरेशन द मोर सेंसिटिव इज द रिले, उतना ही सेंसिटिव रिले है। दस a 1 वोल्ट एम्पियर रिले इज मोर सेंसिटिव देन 3 वोल्ट एम्पियर रिले। सीधी सी बात भाई, अगर कोई रिले है जो कि 1 VA यानी इतने पावर पे एक तरीके से ऑपरेट हो जा रहा है, और एक रिले है जो कि ऑपरेट करने के लिए 3 VA का अपरेंट पावर चाहिए, तो सीधी बात है ये ज्यादा सेंसिटिव हुआ ना, तो वही है। इट इज डिजायरेबल दैट the relay system should be sensitive so that it operate with low value of the volt ampere input। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब है रिलायबिलिटी, इसका मतलब है टिकाऊ होना, ठीक है, टिकाऊ होना चाहिए भाई रिले, क्योंकि देखिए मान लेते हैं आपका रिले जो है भाई टिकाऊ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं पे भी फॉल्ट आ रहा है, तो फॉल्ट को भाई क्लियर करने से पहले आपका रिले खराब हो जा रहा है। अब रिले खराब हो गया, मान लेते हैं भाई, जैसे देखिए इस वाले फोटो में आते हैं हम लोग, एक मिनट, इस वाले फोटो में आप आइए, यहां पे भाई आप समझिए कि हम लोग का जो रिले है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है, तो जैसे ही फॉल्ट आया, रिलायबल का मतलब क्या भाई कि जल्दी से खराब हो गया, अगर है ना, रिलायबल नहीं समझते, जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा। तो मान लेते हैं भाई आपका फॉल्ट आया, मान लेते हैं इस सेक्शन में फॉल्ट आया कहीं पे, अब भाई इसको मान लेते हैं ऑपरेट होना था, है ना, फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन भाई ये रिले में ही कुछ ना कुछ खराबी निकल गया। अब खराबी निकल गया मतलब ये तो ऑपरेट होगा नहीं, तो ऑपरेट होगा नहीं भाई, इसका मतलब क्या, लेकिन हम लोगों के पास पता है भाई कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बैकअप प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया होगा। और एक चीज समझिए, बैकअप प्रोटेक्शन भाई हम लोग हर किसी के लिए नहीं देते हैं, हम लोग बैकअप प्रोटेक्शन उसी जोन के लिए देंगे जहां पे हम लोग का सबसे महंगा इक्विपमेंट लगा होगा, जैसे जनरेटर है भाई, तो जनरेटर के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, बैकअप प्रोटेक्शन देंगे, यानी प्राइमरी प्रोटेक्शन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बैकअप भी रहेगा। अब ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर काफी एक्सपेंसिव है, तो भाई इसके लिए हम लोग प्राइमरी और बैकअप दोनों देंगे, ठीक है ना। तो बैकअप भाई हम लोग हर जगह नहीं लगाते, ये चीज आपको दिमाग में रखना। तो आप समझिए भाई ये तो फॉल्ट आने से पहले ही खराब हो रखा है, या फिर फॉल्ट आते ही खराब हो गया, तो ये तो ऑपरेट होगा नहीं। अब भाई मान लीजिए बैकअप के लिए ये है हम लोग का, है ना, तो भाई ये अब ऑपरेट हो जाएगा, है ना, तो ये तो फॉल्ट क्लियर हो गया। लेकिन भाई आपने बैकअप दिया है, सीधी सी बात है, जहां जहां बैकअप देंगे भाई वहां वहां मेरा पैसा बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई अगेन यहाँ पे एक सर्किट ब्रेकर लगा रहा है, रिले लगा रहा है ना, बैकअप जहां पे भी देंगे आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, और कॉस्ट आपको बढ़ गया मतलब क्या, जो भी आप बिजली बेचेंगे भाई अपने कंज्यूमर को, पर यूनिट कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा ना भाई, क्योंकि आपका लागत ही ज्यादा लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा ना, आपका मजबूरी है एक तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट चाहते हैं भाई। अब समझिए कि भाई ये ऑपरेट हो गया, ठीक है, फॉल्ट क्लियर हो गया, लेकिन आप समझिए नेक्स्ट टाइम मान लेते फिर से इसी सेक्शन में फॉल्ट हुआ, और उस केस में ये तो पहले से खराब था, है ना, अब ये खराब है भाई, अब मान लेते ये भी खराब हो गया, अब ये खराब हो गया, सीधी सी बात है फिर ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉल्ट क्लियर कर नहीं पाइएगा, है ना, क्योंकि आपने जो रिले सिस्टम बना रखा है भाई वो रिलायबल नहीं है, जल्दी जल्दी खराब हो रहा है ना। तो अब सोचिए भाई इसके चलते आपने एक बैकअप लिया, है ना, बैकअप दिया हुआ था, अब भाई ये भी खराब हो गया, मान लेते इसके चलते भी आप बैकअप दे रहे हैं, है ना, कि भाई ये खराब हो जाता है, ये ऑपरेट कर जाएगा, तो भाई बैकअप के पीछे बैकअप लगाते चले जा रहे हैं, तो अब भाई आपका कॉस्ट एक तरीके से बढ़ते चला जाएगा ना। समझ में, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना हो भाई कि एक को सही करने के लिए, एक फॉल्ट को क्लियर करने के लिए आपने भाई यहाँ पे बैकअप को भी बैकअप दे दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिलायबिलिटी मतलब टिकाऊ भाई, लंबे समय तक मेरा ये चलते रहना चाहिए। तो ये लिखा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर द प्री डिटरमाइंड कंडीशंस। विदाउट रिलायबिलिटी द प्रोटेक्शन
वुड बी, अब इसका मतलब लिखा है कॉज टू बिकम लार्जली इनइफेक्टिव एंड कुड इवन बिकम लाइबिलिटी। अब भाई अगर रिलायबल नहीं है सिस्टम तो भाई सबसे पहले तो ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, है ना, यानी इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, और साथ ही साथ फिर आपका ये आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। भाई लाइबिलिटी मतलब क्या है कि भाई आपके पैकेट से पैसा बार बार खर्च करवाते रहेगा रिपेयरिंग के लिए, या फिर कहिए भाई आप बैकअप को भी एक तरीके से बैकअप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है पैसा खर्च होगा ना, तो इसलिए हम लोग का रिलायबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिलायबल मतलब टिका हो भाई, जल्दी खराब ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे भाई अब देखिए जो रिलायबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंप्लिसिटी पे। आपका जितना सिंपल डिजाइन होगा भाई, है ना, उतना ज़्यादा वो रिलायबल होगा, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है, डिजाइन ही जब कॉम्प्लिकेटेड है भाई तो सीधी सी बात है उसका रिलायबिलिटी एक तरीके से कम हो जाएगा ना। ओके, तो ये द रिले सिस्टम शुड बी सिंपल सो दैट इट कैन बी इजिली मेंटेन्ड। रिलायबिलिटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द सिंप्लिसिटी, यानी रिलायबिलिटी अगर आपको रिलायबल चाहिए भाई तो सबसे पहले आपको डिजाइन क्या करना पड़ेगा, सिंपल रखना पड़ेगा। द सिंपलर द प्रोटेक्शन स्कीम द ग्रेटर विल बी द इट्स रिलायबिलिटी। अब आगे बढ़ता है इकोनॉमी। लास्ट में मैंने को अभी जस्ट बताया भाई कि एट द एंड भाई आपको अपना जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है भाई उसको कंज्यूमर को बेचना है ना, तो कंज्यूमर को बेचना है मतलब क्या, कम से कम रेट पे आप बेचेंगे तभी तो भाई गरीब से गरीब आदमी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर पाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भी हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो, आपका इको फ्रेंडली हो भाई, आपके पॉकेट पे एक तरीके से ज्यादा खर्चा ना लेकर के आए। तो ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटेक्शन स्कीम इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। पैसा कम से कम लगना चाहिए। समटाइम्स इट इज इकोनॉमिकली अनजस्टिफाइड टू यूज एन आइडियल स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड कॉम्प्रोमाइजेस मेथड हैज टू बी अडॉप्टेड। ठीक है, वही चीज है भाई, ठीक है ना, पैसा कम से कम लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से भाई टाइप्स को स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग का खत्म हो गया। तो अभी तक आपको समझ में आया भाई रिले का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। सबसे पहला था भाई सेलेक्टिविटी हाई होना चाहिए, सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए, स्पीड हाई होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और इको फ्रेंडली होना चाहिए भाई। इको फ्रेंडली नहीं मतलब ये इकोनॉमिकली फ्रेंडली होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए भाई। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई बेसिक रिले। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द रिले यूज्ड इन द पावर सिस्टम ऑपरेट बाय वर्च्यू ऑफ द करंट और वोल्टेज सप्लाई बाय द करंट एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू द सिस्टम एलिमेंट दैट इज टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब ये ज़्यादातर जो सिस्टम का जो मतलब ये ऑपरेट होता है ना भाई, अगर आपका कहीं पे एबनॉर्मल कंडीशन आ रहा है तो वोल्टेज घटेगा, है ना, और करंट बढ़ेगा। एबनॉर्मल मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट हो गया एक तरीके से, तो उसी बेसिस पे ये ऑपरेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। थ्रू द इंडिविजुअल और रिलेटिव चेंजेस इन दिस टू क्वांटिटीज फॉल्ट सिग्नल देयर प्रेजेंस, यानी उससे हम लोगों को मतलब ये वोल्टेज करंट में कहीं पे भी चेंजिंग होगा उससे हम लोग को पता चला भाई यहाँ पे फॉल्ट आ चुका है ना, मतलब फॉल्ट अपना प्रेजेंस बता देता है। और टाइप्स भी पता चल जाएगा किस टाइप का फॉल्ट है, लोकेशन भी हम लोग को पता चल जाएगा, है ना, रिले एक तरीके से सेंस कर लेगा। ओके, द रिले ऑपरेट ट्रिप द सर्किट विच रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, हैंस इन द डिस्कनेक्शन ऑफ द फॉल्टी सर्किट। ऊपर में जो हम लोगों ने पढ़ा वही सब लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द रिले इन द सर्विस ऑन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम टुडे आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल। देखिए भाई, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, और मैकेनिकल का मतलब होता है मूवमेंट, एक तरीके से कहीं ना कहीं फिजिकल मूवमेंट या फिर कहीं मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा होगा। तो ये दे वर्क ऑन द फॉलोइंग टू मेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, यानी कितने टाइप के हम लोग पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हैं, तो दो तरीके के भाई। एक हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और दूसरा हो गया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक अट्रैक्शन हो गया और एक इंडक्शन हो गया। तो दोनों रिले के अंदर भाई आपका क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट होता है। ओके, फिजिकल मूवमेंट होगा, यानी कुछ ना कुछ इसमें मूव करेगा भाई। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले। तो इसका भाई सिंपल डायग्राम में दिखा देता हूं। थोड़ा सा हम लोग दूसरे बुक पे स्विच करते हैं। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले है भाई। ये आपका कॉइल लगा हुआ है इसमें। ओके, तो भाई जैसे ही हम लोग यहां से करंट देंगे, यानी जैसे ही हम लोग का फॉल्ट करंट आएगा तो रेटेड करंट से अधिक आएगा, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई, है ना, इस तरीके से
तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग होगा। काफ़ी स्ट्रांग होगा इसका मतलब क्या है, ये जो आर्मेचर है भाई, ये लोहे का जो टुकड़ा लगा हुआ ना, इसको आर्मेचर बोलते हैं हम। इसको क्या कर लेगा, चिपका लेगा अपनी तरफ, खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा, जैसे ही ऐसे मूव करेगा भाई, वैसे ही क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, देखिए यहाँ पे ओपन है, अभी ये कॉन्टेक्ट ओपन है, ओके। लेकिन जैसे ही ऐसे मूव करेगा तो ये देखिए ऐसे ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये मूव करेगा तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे ना, ऐसे हो जाएगा, यानी इसमें चिपक जाएगा भाई। जैसे ही चिपकेगा तो सीधी सी बात है, सर्किट कंप्लीट हो गया। और इधर भाई मेरा ट्रिप सर्किट है। ट्रिप सर्किट मतलब क्या, ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम से आप कनेक्ट कीजिए ना, ये वाला भाई, कि जैसे ही मेरा मूव हुआ, जैसे यहाँ पे प्लंजर था मेरा, आयरन प्लंजर, ये जैसे ही नीचे आया तो ये कांटेक्ट चिपक गया ना, ये कांटेक्ट चिपक गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे इधर आपका जो बैटरी से कनेक्टेड था ना कॉइल, ये वाला जिसको ट्रिप कॉइल बोल रहे हैं, ये एनर्जाइज्ड हो गया, यानी अब ये मैग्नेट बन चुका है, तो ये मेरा सर्किट ब्रेकर खोल देगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया। अब हर जगह भाई ये पूरा का पूरा डायग्राम थोड़ा सा बना के दिखाएगा, एक बार बना दिया बस, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग का चिपकेगा, ये इधर चिपक गया, ये इधर चिपक जाएगा। अब इधर जैसे चिपका भाई, इधर हम लोग दिखा देते हैं कि भाई इधर मेरा मान लेते कोई बैटरी लगा हुआ था, प्लस माइनस, ओके। तो ये करंट ऐसे फ्लो करके और इधर मान लेते कॉइल लगा देते हैं। क्लियर हुआ। तो भाई सोचिए कि भाई जब ये चिपका हुआ नहीं था, इस तरह चिपका हुआ नहीं था भाई, है ना, तो भाई यहाँ पे सर्किट ओपन था, तो कभी भी करंट फ्लो होगा नहीं, है ना, यानी कि कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा नहीं। लेकिन जैसे ही ये चिपका यहाँ पे, तो ये इधर चिपक गया, इसमें जैसे चिपक गया तो भाई सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया, है ना, बैटरी से कनेक्ट हो गया ना, तो इसमें करंट बहेगा, करंट बने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बने, यानी फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स से फिर हम लोग का जो सर्किट ब्रेकर का जो प्लंजर लगा होगा भाई, यहाँ पे दिखा देते हैं कि भाई ये मेरा प्लंजर है, ठीक है। तो ये प्लंजर को खींच लेगा, और फिर इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब पूरा इमेजिनेशन है भाई ये, ओके। पहले चिपका हुआ था, अब ये प्लंजर क्या कर रहा है, नीचे खींच लेगा, यानी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, क्योंकि भाई हम लोग इसमें बिजली से क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, ओके। तो ये सिंपल सा डायग्राम था भाई, यही चीज आपका यहाँ पे दिखाया गया है। इस वाले बुक में आते हैं, यहाँ पे देखिए, हम लोग पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे भाई। ये आपका एक आयरन कोर है, आयरन कोर पे हम लोगों ने कॉइल को लपेटा हुआ। आयरन कोर क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग का भाई मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग बने, ओके। और यहाँ पे हम लोग टैपिंग भी लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो जैसे ही ये इसमें फॉल्ट करंट आएगा ना भाई, फॉल्ट मतलब रेटेड करंट से अधिक आएगा, तो ये फ्लक्स मेरा काफी स्ट्रांग बना लेगा, तो ये इसको खींच लेता है, ठीक है ना। आयरन यानी आर्मेचर क्या हो जाएगा, खींच ऊपर चिपक जाएगा, ये दोनों आगे ऊपर चिपक जाएंगे, ऊपर चिपकेंगे, इसका मतलब देखिए ये मेरा क्या है, ये 2 पॉइंट क्या है, फिक्स्ड कांटेक्ट है भाई, और ये क्या है मेरा, ये मूविंग कांटेक्ट। जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, चिपक गया, इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया। तो इसका अगर मैं और डायग्राम दिखाऊं, इधर बैटरी दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके का होता है भाई, ओके। कुछ इस तरीके, यहाँ पे दोनों वायर टूटे हुए हैं, डिस्कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही ऊपर चिपके चढ़ेगा वैसे ही चिपक जाएगा इस पर, ठीक है। चिपक गया मतलब क्या, शॉर्ट हो गया। यहाँ पे मेरा फ्लक्स बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग प्लंजर दिखा देते हैं, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर दिखा देते हैं, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर इसको खींच लेगा ऐसे। तो ये हो गया आप लोग का अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, देखिए भाई, जैसे ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर मान लेते हैं फॉल्ट आ रखा है, ठीक है ना, या फिर ये हेल्दी कंडीशन है। तो हेल्दी कंडीशन मान लेते हैं भाई, इसमें 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा था, ओके। 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा था, तो 2 एम्पीयर करंट पे भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना काफी स्ट्रांग होगा नहीं, तो ये इतने हैवी आर्मेचर को लिफ्ट नहीं कर पाएगा, उठा नहीं पाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि भाई अब इसमें जैसे ही फॉल्ट आया तो मान लेते 0.001 एम्पीयर का करंट फ्लो हो गया। तो जैसे ही हम लोग का ये एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो हो रहा है 0.01 एम्पीयर का, उससे चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बना थोड़ा स्ट्रांग बना, और ये फिर क्या करेगा, इस प्लंजर को खींच लेगा ऊपर, और खींचते क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिप कर जाएगा, यानी चिपक जाएगा। तो ये कि भाई मिनिमम करंट, जिस मिनिमम करंट पे ये आर्मेचर जो है आपका अट्रैक्ट हो गया है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पिकअप करंट। देखिए क्या लिखा हुआ, द मिनिमम करंट एट विच द रिले आर्मेचर इज अट्रैक्टेड टू क्लोज द ट्रिप, यानी जैसे ये अट्रैक्ट होगा, जिस करंट पे, जिस मिनिमम करंट पे अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन करंट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा, है ना, इसी करंट को हम लोग बोलते हैं पिकअप करंट। आगे देखिए, इट इज यूजुअल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड अ नंबर ऑफ टैपिंग, यहाँ पे देखिए ना नंबर ऑफ टैपिंग लगा हुआ है, number of tapping on the relay coil so that the number of turns in use and hence the setting value of
एट विच द रिले ऑपरेट कैन बी वेरिड, यानी जो हम लोग का पिकअप करंट है भाई, इस पिकअप करंट के वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कैसे होगा, यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिए, कम कर दिए। कम कैसे करेंगे भाई, तो टैपिंग देखिए, एक टैपिंग यहाँ से, भाई मेरे इसमें करंट आ रहा होगा ना यार, इसमें करंट आप दे रहे हैं ना कहीं से, समझे। तो अभी कहने मतलब क्या है कि भाई एक वायर इसमें और एक वायर इसमें, यहाँ से आपने करंट दिया, यानी फुल टर्न का यूटिलाइजेशन हो रहा है, पूरा टर्न में एक तरीके से करंट फ्लो होगा, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आपने टैपिंग जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लिया, इसका मतलब क्या, अब इधर वाला वाइंडिंग तो यूज नहीं होगा ना भाई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिया, और नंबर ऑफ टर्न्स कम ना मतलब क्या, जो फ्लक्स बनेगा अब आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वाइंड भाई हम लोग पता ना फ्लक्स MMF यानी NI अपॉन रिलेक्टेंस, समझे। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है फ्लक्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो फ्लक्स भी कम बनेगा, और फ्लक्स अगर कम बनेगा तो सीधी इसको लिफ्ट कर नहीं पाएगा भाई, तो लिफ्ट नहीं करेगा तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, करंट बढ़ा के देना पड़ेगा। करंट आप बढ़ा देंगे पहले के मुकाबले, भले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा वो स्ट्रांग बन जाएगा। तो ये कि भाई आप यहाँ पे नंबर ऑफ टैपिंग को आगे पीछे करके, यानी यहाँ से कनेक्शन आगे पीछे करके आप क्या कर सकते हैं, पिकअप करंट को भाई चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया भाई अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, और यहां से हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर किया है जो कि हमारा पिकअप करंट। जैसे हम लोग सर्किट ब्रेकर पढ़ा ना, तो सर्किट ब्रेकर में हम लोगों ने भाई सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग का रिले के अंदर भी ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई पिकअप करंट क्या होता है, तो वो मिनिमम करंट जिसपे आपका रिले एक तरीके से क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, फिर कहीं एक्टिवेट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिकअप करंट बोलेंगे भाई। अब हम आते हैं दूसरे टाइप, तो ये इसी के अंदर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले के अंदर ही आपका दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोलेनॉइड टाइप रिले। तो इसका पहले डायग्राम देखते हैं। सोलेनॉइड टाइप क्या होता है कि भाई देखिए हम लोग के पास ये मान लेते एक हॉलो है भाई, हॉलो मतलब अंदर से खोखला है, आयरन का हम लोगों ने पाइप ले लिया, इस पर आपने इस तरीके से वाइंडिंग कर दिया। ओके, और वाइंडिंग करने के साथ यहां मान लीजिए इस तरीके का प्लंजर लगा दिया आपने। ओके, तो वही चीज यहां पे देखिए, ये आपका हॉलो एक कोर है, आयरन कोर है, इस पर आपने इस तरीके वाइंडिंग लपेटा हो भाई। ओके, और इधर से आपका सप्लाई जाएगा, सप्लाई आएगा भाई, ये प्लस है माइनस है। तो जब तक इसमें रेटेड करंट फ्लो होगा तब तक तो भाई ये, क्योंकि आर्मेचर काफ़ी हैवी है, इसको आयरन प्लंजर बोलते हैं भाई, ठीक ना, प्लंजर काफ़ी हैवी ऊपर उठा नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें फॉल्ट करंट बहेगा यानी रेटेड करंट से अधिक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा, तो इसको ऊपर खींच लेगा, चिपका लेगा। क्यों, क्योंकि लो रिलेक्टेंस पाथ मिल रहा है, तो इसको खींच लेगा। और यहाँ पे आप देखिए उसी तरीके से आप सर्किट बना लीजिए कि भाई ये मेरा कॉइल है और ये मेरा बैटरी होगा और ये इसके साथ ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है। तो जैसे ही ऊपर चिपकेगा तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, ये भाई पूरा एनर्जाइज्ड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी आपका सर्किट ब्रेकर का प्लंजर होगा ये पीछे हट जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड टाइप। और इसमें भी कुछ थ्योरी है, थ्योरी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, फिगर शो द, ठीक है, हम लोग फिगर देख रहे हैं ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सोलेनॉइड एंड अ मूवेबल आयरन प्लंजर अरेंज्ड एज शोन। Under normal operating conditions, the current through the relay coil C is such that it holds the plunger by gravity or spring। अब देख रहे हैं भाई ग्रेविटी इसको नीचे तरफ खींच के रखेगा ना, है ना भाई, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ है। फिर स्प्रिंग भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे कि भाई स्प्रिंग दिखा देते हैं, स्प्रिंग इसको खींच के रखेगा इस तरीके से, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग का भाई नॉर्मल करंट अधिक होगा यानी रेटेड करंट से अधिक आएगा, however on the occurrence of a fault the current through the relay coil become more than the pickup value। पिकअप वैल्यू मतलब क्या, मिनिमम करंट जिस पे आपका ये एक्टिवेट होता है, तो उससे ज्यादा हो जाएगा, causing the plunger to be attracted to the solenoid। the upward movement of the plunger closes the trip circuit, thus opening of the circuit breaker and disconnecting the faulty circuit। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बैलेंस बीम टाइप रिले। तो बीम का मतलब क्या होता है भाई, ये समझिए, इसका नाम बीम क्यों पड़ा। बीम का मतलब क्या होता है, कॉलम भाई, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं ना घर बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये हम लोग का भाई सपोर्ट है, ठीक है ना, यानी जो झूला होता है ना बच्चों का भाई, इसी तरीके से तो होता है ना लगा हुआ,
एक इधर बैठने वाला होता है, एक इधर बैठने वाला होता है, ऊपर नीचे होता है। इधर वेट ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इधर फिर है ना, इस तरीके से आपका ये ऐसे ऐसे होते रहता है। तो आप देखिए कि भाई ये मेरा सपोर्ट है और इस पर मेरा ये बीम डला हुआ है, ये बीम है, ये बीम है भाई, क्लियर हुआ। अब देखिए इधर हम लोगों ने स्प्रिंग लगा रखा है, ऐसे काफ़ी बेसिक डायग्राम है। इधर हम लोग भाई इसको रीस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग से जो फोर्स लगता है उसको रीस्ट्रेनिंग फोर्स बोलते हैं। और अगर आप एक्चुअल में पढ़ेंगे तो भाई इधर स्प्रिंग ना दे करके हम लोग इधर क्या करते हैं, हम लोग कॉइल देते हैं भाई, रीस्ट्रेनिंग कॉइल। इधर हम लोग पीटी से यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से उसमें सप्लाई देते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये स्प्रिंग है। और ये मेरा एक तरीके से देखिए सोलेनॉइड है आपका, ओके। तो इसमें जब फॉल्ट करंट बहेगा भाई, फॉल्ट करंट बहने से क्या होगा, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बनाएगा, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लक्स बनाने के कारण क्या होगा, ये आर्मेचर को खींच लेगा इधर, है ना, इसको पुल करेगा इधर। जैसे ही पुल करेगा वैसे क्या हो जाएगा, ये देख रहा नहीं, कॉन्टैक्ट जो इसका चिपका हुआ है इसका जगह शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट होगा तो भाई इधर क्या है मेरा, ये लगा देते हैं, इसको मिटा देता हूँ। इसको यहीं से जोड़ देता ऐसे, तो ये चिपक जाएगा। जैसे चिपकेगा तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक बैटरी भी लगाना होगा इस तरीके से, ओके ना। बाकी क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है। तो ये हो गया आपका बैलेंस बीम टाइप। क्यों बीम क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, बीम ही तो है, ये पूरा बीम स्ट्रक्चर का तो इस तरीके का डिज़ाइन है भाई, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं बैलेंस बीम टाइप। जब तक इसमें नॉर्मल या फिर रेटेड करंट फ्लो होगा तब तक ये ऐसे बैलेंस रहेगा स्ट्रेट, लेकिन जैसे इसमें फॉल्ट करंट बहेगा ये बैलेंस खत्म हो जाता है, ये नहीं इधर तरफ झुक जाएगा भाई, जैसे झुकेगा ये आपका इसमें चिपक जाएगा आकर के। तो ये भाई हम लोग के पास तीन तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले थे भाई, है ना। तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। अब आप बोलिएगा इसमें टॉर्क कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसमें जो टॉर्क होता है भाई, है ना, यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के ऊपर। अब बोलिए ये कहाँ से आता है, तो भाई आप इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में चले जाइए। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है आपका अट्रैक्शन टाइप, है ना, अट्रैक्शन मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट भाई, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन, है ना। मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैग्नेटिक रिपल्सन होता है भाई, है ना। वही सेम वहीं पे आपका ये टॉर्क का डेरिवेशन ड्राइव किया हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे तो इस बुक में दिया हुआ नहीं है, ऐसे नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, अगर होगा तो करवा दूंगा। अब हम लोग भाई नेक्स्ट सेशन बात करेंगे इंडक्शन रिले के बारे में। तो इंडक्शन रिले को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पे इसका टॉर्क का डेरिवेशन देखना पड़ेगा भाई, यानी इसमें फोर्स कैसे लगता है, क्लियर हुआ, फोर्स कैसे एक तरीके से जनरेट होता है। और फिर हम लोग एक बार पढ़ लेंगे इसका जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, है ना। उसका फिर हम लोग उसमें टाइप्स देखेंगे भाई, कितने टाइप्स के होते हैं इंडक्शन रिले।